नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता ग्रामश्री, जिसके रचयिता हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के एक प्रमुख कवि रह चुके हैं, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और ये जो कविता यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें उन्होंने गाँव में खेतों की हरियाली और समृद्धि का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया है। खेत में अनेक प्रकार की फसलें लहरा रही हैं, गेहूँ, जौ, सरसों, तरह तरह की फसलें लगी हैं। साथ ही फल फूल खिले हैं, खेतों में सब्जियां भी लगी हैं। अनेक बेलें जो हैं वो फैलती और फलती जा रही हैं। फूल और तितलियां भी अपनी शोभा बढ़ा रही हैं। साथ ही ये जो गांव है उसके परिदृश्य में गंगा नदी है, जिसका तट का दृश्य भी अत्यंत ही मनोहारी है, जहाँ की बालू रेत सांप जैसी लगती है। और सारा जो गांव है उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। तो आइए देखते हैं कविता ग्रामश्री, जिसमें कवि ने गांव के प्राकृतिक वातावरण का मनोहारी चित्रण किया है। और वो कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक क्या फैला है? चारों तरफ हरे हरे खेत हैं, उनमें मखमल जैसी कोमल और नरम हरियाली जो है वो फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि अर्थात सूर्य, चांदी की सी उजली जाली। और उस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, किस पर? हरी हरी घास पर, हरियाली पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये किरणें चांदी के समान उज्जवल और चमकीली प्रतीत होती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई जाली से चांदी की चमक जो है वो झांक रही हो। इसके आगे कवि कहते हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब यहाँ तिनकों का मानवीकरण कर दिया है। घास के जो तिनके हैं उनका मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि घास के तिनकों के शरीर पर जैसे हरियाली खून के समान हिल रही है और चमक रही है। इस प्रकार जो सारी धरती है वो कैसी प्रतीत हो रही है? हरी भरी प्रतीत हो रही है। और श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, यहाँ पे नभ यानी आकाश, चिर निर्मल यानी हमेशा जो साफ रहे ऐसा, और नील फलक, नीला फलक, नीले रंग का फलक, ये जो विस्तार है आकाश का, तो उसको वर्णित करते हुए कवि कहते हैं कि उस पर नीला आकाश जो है एक पर्दे के समान झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गांव के आसपास का वातावरण हरा भरा है और वो आँखों को बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने वाला प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, कवि आगे लिखते हैं, रोमांचित से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। रोमांचित से लगती वसुधा, रोमांचित यानी अत्यधिक प्रसन्न लग रही है वसुधा, ये धरती। ऐसे लग रहा है जैसे खुशी से नाच उठी है, झूम उठी है। कब? जबकि ये फसलें उगाई हैं। आई जौ गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में बालियां, बालियां समझते हैं ना, बालियां आ गई हैं। और शाम अरहर सने की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। अरहर और सनई की जो वहाँ पर खेती है वो किंकणियाँ ने करधनी के समान प्रतीत होती हैं। करधनी में जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, इसी तरह से फसलों में भी जो दाने हैं वो आ गए हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि गेहूं के पौधों में अनाज की बालियां देखकर ऐसे लग रहा है जैसे धरती इस रूप में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। सोने के रंग वाले अरहर और सनई के पौधे जो हैं वो चमक रहे हैं। सनई अर्थात सन के पौधे, जिसकी छाल से, जो रेशों से उसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उसको सनई कहते हैं। तो इसके पौधे
चमक रहे हैं, वे धरती रूपी स्त्री की कमर में बांधी जाने वाली करधनी के समान प्रतीत हो रहे हैं। जो कमर में धारण करते हैं ना करधनी, तो उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं तो वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध। अब इस वातावरण में तैलाक्त गंध, तैलाक्त अर्थात तेल से सनी हुई गंध यानी सुगंध किसकी फैली है? फूली सरसों पीली पीली, जो सरसों पीली पीली सरसों फूली है और अब पक गई है, उसकी तेल की से युक्त गंध फैल गई है। और आगे कहते हैं कि लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। नीलम की जो कली है वो तीसी, तीसी अर्थात नीले फूल वाला जो एक पौधा है वो ऐसे लग रहा है जैसे इनके बीच से झांक रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि नीले फूलों वाली जो तीसी की कलियां हैं वो नीलम रत्न के समान प्रतीत हो रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे धरती भी प्रकृति की इस शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न है। सारा वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो गया है और सुगंधित हो गया है, ऐसा सारा वातावरण हो चुका है। आगे वो कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। अब रंग रंग के फूल, तरह तरह के रंग के यानी रंग बिरंगे फूल खिले हैं और रिलमिल, रिलमिल यानी घुल मिल गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मटर की जो ये मटर की जो बालियां हैं वो आपस में ऐसे सखियों की तरह बातें कर रही हों जैसे, और आपस में झूल झूल कर वो बातें कर रही हैं। और मखमल पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। छीमियाँ मटर की जो फलियां हैं अपने अंदर बीज यानी मटर छुपाए और इठला रही हैं, बातें कर रही हैं, अर्थात रंग बिरंगे फूलों में घुल मिलकर मटर की जो बेलें हैं वो ऐसे हंस रही हैं जैसे सारी सखियां हंसकर उन्मुक्त रूप से बातें कर रही हों। और अपने में बीजों के हार छिपाए मटर की फलियां मटर की पेटियों के समान लटकती दिखाई दे रही हैं। आगे वो कहते हैं कि इन सब स्थान पर क्या है कि फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब इसको ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। वृंत यानी डाली या डंठल, जो डाली है जिसको ब्रांच भी कहते हैं। तो रंग बिरंगे जो फूल हैं उन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती फिर रही हैं। यहाँ शहरों में तो तितली भी कम देखने मिलती क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की कमी है, लेकिन गांव में खेतों खलिहानों में जहाँ पर प्रकृति की ऐसी छटा है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर चिड़िया, तरह तरह की चिड़िया, रंग बिरंगी तितलियाँ भी आती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रंगों की तितलियाँ उड़ रही हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर वो फूल भी फूले नहीं समा रहे, अर्थात बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। फूले गिरते हों फूल स्वयं, ऐसे लगता है फूल भी अपने ऊपर फूले जा रहे हैं, फूले जा रहे हैं, खुशी से फूल रहे हैं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ उड़ कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरियाँ, मंजरियाँ जो छोटे छोटे फूल आए हैं। लद गई आम्र तरु की डाली, जो आम के छोटे फूल हैं उनको मंजरी कहा गया है कि अब ऐसा मौसम आया है आम की डालियों में भी मंजरियाँ आ गई हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे सोने और चांदी की लड़ियाँ हों, अर्थात आम के जो वृक्षों की डालियाँ हैं वो सोने और चांदी के समान चमकने वाले बौर से लद गई हैं। उसको बौर भी कहते हैं मंजरी को। और झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, है ना, ढाक यानी पलाश, और पीपल के वृक्षों के पत्ते गिरने लगे हैं। और हो उठी कोकिला मत वाली, इस सारे वातावरण को देखकर कोयल जो है वो मस्त होकर गाने लगी है, चहकने लगी है, टहुकने लगी है। अब ऐसे में महके कटहल, कटहल आप जानते होंगे, कटहल एक सब्जी है और
कई भारत में कई स्थानों पर ये मिलता भी है, यहाँ भी मिलता है और इसकी सब्ज़ी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। तो महके कटहल जब पकने को लगता है तो उसमें से बहुत अच्छी महक आती है। और मुकुलित जामुन, कटहल जो है उसकी महक चारों ओर फैल गई है। जामुन के पेड़ और फूलों में नया रस और रंग आने लगा है। जामुन भी पक गए हैं, जो हरे थे अब वो पक कर उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। और जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में झरबेरीज, बेरीज होती है ना, स्ट्रॉबेरीज़, जिसको बच्चे स्ट्रॉबेरीज़ के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर झरबेरियाँ जिसको कहते हैं, वो भी झाड़ियों में बेरों के रूप में लद गई है। ये छोटे बड़े तरह तरह के बेर, और अभी तो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़ और तरह तरह की बेरीज़ होती हैं, तो पूरे वृक्ष जो हैं इनसे लद गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, है ना, आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली, ये जितनी सब्जियां हैं ऐसे लग रहा है जैसे सब्जियों की जो है वो बहार आ गई है। चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां जो है वो दिख रही हैं। और ऐसी हरी भरी खेतों में जब सब्जियां दिखती हैं तो बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती हैं। बहुत ही ताज़ी सब्जियां देखकर मन जो है वो ललचा जाता है। आगे कहते हैं कि पीले पीले अमरूदों में, अमरूद भी पक गए हैं और ऐसे से पीले जो अमरूद हैं अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, लाल लाल निशान पड़ गए हैं, अर्थात पीले अमरूद जो हैं मीठे अब वो पक गए हैं और लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं और अधिक स्वादिष्ट हो गए हैं। और पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली के तरु की डाल जड़ी, मीठे बेर भी पक गए और जो अमली, छोटी अमली है जो आंवला बन गई है और वो भी बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों में जड़ गई है। कहने का तात्पर्य बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर उग आई है। और ऐसे में लहले पालक एक तरफ लहरा रहा है और महमे धनिया, पालक लहला रहा है और धनिया महक रहा है। खेतों में अगर आपने सब्जियां उगी देखी होंगी तो इसका एक अलग ही आनंद होता है। ताज़ी सब्जियां तोड़कर पकाना और खाना, उसका स्वाद भी अलग होता है। तो ऐसी धनिया महक रही है। लौकी और सेम फैली, लौकी और सेम जो आप जिसको यहाँ पर जो सेम वगैरह होती है ना, सेम की फलियाँ तो सब बेल में लगती हैं, तो वो बेल भी फल फूल गई है। और मखमली टमाटर हुए लाल, वो टमाटर जो अभी हरे हरे थे वो भी मखमल के समान पककर लाल और कोमल हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्च जो हैं वो भी बढ़कर बड़ी बड़ी थैली में समा गई है। कहने का तात्पर्य है मिर्च भी जो है अब पूरी तरह से पक चुकी है। आगे वो कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू यानी रेत, अंकित यानी चिन्हित हो गई है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रातः कालीन जब सूर्य निकलता है और सुबह की जो किरणें गंगा नदी के तट पर पड़ती हैं तो वहाँ की जो रेत है वो ऐसी चमक जाती है जैसे 7 रंगों की हो। इसलिए कहा है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, रेत जो है वो 7 रंगों की हो गई है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसकी छाया पड़ रही है और वो सतरंगी हो गई है। और सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और इसी गंगा नदी के किनारे पर जो तरबूज के खेत हैं वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सरपत खेती यानी घास पात के साथ में किनारे पर जो खेती है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। किसकी? तरबूजों की खेती। और अंगुली के कंघे से बगुले, अब देखिए अंगुली के कंघे से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, बगुले जो हैं अपनी कलंगी यानी माथे की कलगी को जो है वो सिर पर मारकर, उंगलियां मारकर सवार रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वो उंगलियों से सिर पर कलगी को सजा रहे हैं। और तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, सुरखाब चकवा जो पक्षी उसको कहा गया है, मगरोठी ये मुर्गा भी जो है उसको कहा गया है कि गंगा के पानी में जो चकवे हैं वो तैर रहे हैं और गंगा के तट पर जो मुर्गाबियाँ और अन्य पक्षी जो हैं वो सोए हुए देखने को मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरा का पूरा जो वातावरण है वो अत्यंत ही मनोरम और सुंदर प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप,
सुख से अलसाए से सोए। अब ऐसे समय में हिम माता पे ने जो सर्दी की धूप है, सर्दी में वैसे भी सबको धूप बड़ी अच्छी लगती, धूप सेकना भी अच्छा लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी की धूप में अलसाए से, आलस्य से भरे हुए और सो रहे हैं। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि गांव के जो आसपास का वातावरण है ना, वो एकदम हरियाली में, इस ठंड भरे वातावरण में सर्दियों की धूप जैसी मस्ती और आलस में भरकर सो रहा है। ओस से भीगी रात के अंधेरे में तारे जो है सपने में खो रहे हैं। तारक स्वप्नों में से खोए, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे सब तारे सपनों में खो गए। और मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत से तात्पर्य पन्ना नामक रत्न। पन्ना जो रत्न होता है, बहुत ही कीमती रत्न है। तो पूरा गांव जो है वो मरकत यानी हरे रंग की जो मणि है उसके डिब्बे सा प्रतीत हो रहा है। और इसी प्रकार गांव का सारा सौंदर्य भी साफ और एकदम स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस पर, आगे कहते हैं, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, नीलम नभ यानी नीलम जैसा स्वच्छ आकाश आच्छादित है यानी फैला है। उसने एक शामियाने की तरह उसको कवर कर रखा है, उसको ढक रखा है। और ऐसे में जो है निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, ऐसे सर्दी की जो ऋतु है उसमें जो ये नीला आकाश है वो तो एक शामियाने की तरह प्रतीत हो ही रहा है, लेकिन जो गांव का सुंदर सा वातावरण है तो वो सर्दियों के बीच जाने के बाद वसंत ऋतु की जो शोभा है उससे सभी के मन को हर लेता है। कहने का तात्पर्य है सभी के मन को प्रभावित कर लेता है। भाव ये है पूरी कविता में, कवि जो बताना चाहते हैं कि गांव का जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना स्वच्छ है, इतना साफ सुथरा है और इतना निर्मल है कि वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि इस कविता के द्वारा कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, वे कवि जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से गांव की शोभा का, गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। इस